मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ पिछले 30 साल से और लोगों को इन्वेस्टमेंट करने सिखाता भी हूँ। आपका सवाल था जी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की जाए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है जो कि बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। आप उसे फिल करके, जैसे बैंक में आप देते हैं अकाउंट और कुछ पैसा, कुछ सरमाया आप जमा करवाते हैं, वो आप कुछ सरमाया जमा करवाएंगे और आपका ब्रोकरेज अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। मार्केट में जी 4 किस्म के प्लेयर्स होते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ। एक प्लेयर होता है जो बेसिकली रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता। जब कभी चढ़ते हुए मार्केट को देखा आ गया, जब गिरते हुए देखा भाग गया, चला गया। वो प्रोफेशनल नहीं होता, उसके पास नॉलेज नहीं होती। दूसरी नंबर का इन्वेस्टर वो होता है जो लोगों की बातें सुनता है, सिर्फ किसी एनालिस्ट को फॉलो नहीं करता। हर किसी से पूछ लिया, किसी दोस्त से पूछ लिया, किसी जिसको टिप आप वर्ड यूज करते हैं, मैं इस वर्ड के ज़ाती तौर पर बहुत खिलाफ हूँ। तीसरी किस्म का जो है वो 2 है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टर, फोर्थ कैटेगरी है ट्रेडर। जो थर्ड कैटेगरी है, जब मार्केट गिरती है तो वो उस वक्त बाइंग करता है। अगर इंटरनेशनली हमने देखना हो उसकी मिसाल, तो वॉरेन बफेट जो है वो एक इन्वेस्टर है, उसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। मसलन मार्केट प्रेशर में आई तो उसने बाइंग, जितना भी पैसा वो अरेंज कर सकता है, उससे बाइंग की लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का जेन बना के, 2-3 महीने का जेन बना के नहीं कि कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ मैं भी ग्रो करूंगा। ये कैटेगरी 3 है इन्वेस्टर। ट्रेडर जो है वो टेक्निकल्स पे काम करता है। ट्रेडर इमीडिएटली सेलिंग करता है और मार्केट से साइडलाइन हो जाता है। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि अगर मार्केट में और प्रेशर बढ़ रहा है तो एक टर्म होती है शॉर्ट सेलिंग। आप बेचते ऊपर हैं और खरीदते नीचे हैं, जो फ्यूचर्स में पाकिस्तान में अलाउड है। तो वो आप ये समझें कि 100 रुपये पे अगर एक शेयर को वो बेच रहा है, इंतजार कर रहा है, वो 90 पे आएगा तो उसको बाई बैक करेगा, तब भी उसको 10 रुपये का फायदा होगा। दीज आर स्मार्ट ट्रेडर्स। तो पहली 2 कैटेगरीज है, 1 और 2, they know nothing what they are doing and they are always losing. गोल्डन रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए और है और ट्रेडर के लिए और है। दोनों के लिए एक रूल कॉमन है, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर की रिस्क मैनेजमेंट ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्निकल्स को देखे, कौन से शेयर्स पॉपुलर हैं। ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में नहीं आया, ट्रेडर आया है इमीडिएट क्विक पैसा बना के बाजार से निकलने के लिए। तो उसने ये देखना है कि जहां ट्रेड मिल रही है, उसने कोई चीज ली, वो थोड़ी सी ऊपर गई, आधा %, 1/4%, 1% इन अ डे इज हेल ऑफ अ मनी। 1% उसे मिल रहा है, ही विल इमीडिएटली सेल एंड गेट आउट, ही विल टेक हिज प्रॉफिट। तो उसको डाइवर्सिफिकेशन में नहीं जाना चाहिए। जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से जो मार्केट के अंदर आया है, उसने कम से कम 7, 8, 10, 12 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करते हो, ताकि खुदा ना खासा कोई सेक्टर डाउन हो जाए तब भी उसकी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड हो। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये खास तौर पे ये एक इन्वेस्टर के लिए है, ये एक ट्रेडर के लिए नहीं, ये एक इन्वेस्टर के लिए। डिविडेंड एक ऐसा मुनाफा है जो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनियां चलाती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली 7 डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, उसकी अनऑडिटेड अकाउंट और ऑडिटेड अकाउंट्स जब सामने आते हैं तो वो देखते हैं कंपनी को इतना मुनाफा हुआ, उसमें से कुछ पैसा वो रिटेन कर लेते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और कुछ पैसा जो है वो कहते हैं कि शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। अब वो अनाउंस कर दिया उन्होंने, फर्ज करें किसी कंपनी ने 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड, उन्हें मुनाफा तो 2.5 रुपया हुआ पर शेयर जो है, ईपीएस जिसे हम कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो उन्होंने कहा जी 1 रुपया हम डिविडेंड दे रहे हैं, बाकी पैसा हम री इन्वेस्ट करेंगे। वो 1 रुपया की एक डेट अनाउंस कर देंगे। उस डेट पे जिस आदमी के पास उस शेयर की कस्टडी होगी, यानी उसने खरीदा हुआ होगा, वो उसके अकाउंट में डिविडेंड आएगा। अब मॉडर्न जो सिस्टम आ गया हुआ है उसके तहत डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है
डायरेक्ट, और उसे गवर्नमेंट भी मॉनिटर करती है, CDC भी मॉनिटर करता है कि शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड उसके अकाउंट में मिले। तो इस तरीके से आप डिविडेंड को डेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाती है, आपके पास डेट हो तो आप अपना डिविडेंड जो है अपने अकाउंट में ले लेती है, और उसके बाद आप उस शेयर को फरोख्त भी कर सकते हैं उस डेट के बाद। फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसका ताल्लुक कंपनी की बैलेंस शीट से होता है, कंपनी की अर्निंग से होता है, फ्यूचर ग्रोथ से होता है। यानी मिसाल के तौर पे हम इंडस मोटर की मिसाल ले लेते हैं, गाड़ियां बनाने की कंपनी है, आप देखते हैं कि उसके ऊपर कर्जा कम है, उसकी दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, उसकी अर्निंग पर शेयर हर क्वार्टर में बढ़ रही है, उसकी डिविडेंड यील्ड ये कहते हैं अंदाजन उसने पिछले 2-3 साल में जैसे डिविडेंड दिया है, तो जो अब 100 रुपये अगर मैं उस कंपनी के शेयर में लगाऊंगा तो डिविडेंड यील्ड ये होगी कि यार ये तो कुछ 10% के करीब मुझे डिविडेंड दे रही है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और उसके मुताबिक उसकी प्राइस कैलकुलेट की जाती है, जिसको फेयर वैल्यू बोला जाता है मार्केट के अंदर, यानी उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। फेयर वैल्यू से आप समझ गए होंगे कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। ये है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सेंटीमेंट का एनालिसिस है और सप्लाई डिमांड का कानून है। ग्राफ्स जो हैं, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होती है, वो कैंडल हमारे जज्बात की अक्कासी भी करता है। जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छी है, वही जो ट्रेडर और इन्वेस्टर का फर्क है वही फंडामेंटल और टेक्निकल्स का फर्क है। जो इन्वेस्टर है वो फंडामेंटल्स को देखेगा, जो टेक्निकल है वो ट्रेडर को देखेगा, ट्रेडर जो है वो टेक्निकल को देखेगा, ट्रेडर जो है वो टेक्निकल्स को देखेगा और उसके मुताबिक फैसले करेगा। सप्लाई डिमांड, जो इन्वेस्टर है वो फंडामेंटल्स को देखेगा, कंपनी की बैलेंस शीट और अर्निंग को। बिटकॉइन बेसिकली जी एक क्रिप्टो करेंसी है, और वो कॉन्सेप्ट जो है कुछ लोग, बहुत से मुल्कों में इलीगल है, वो पाकिस्तान में इलीगल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती बिटकॉइन खरीदना और बेचना। वेस्ट में वो ट्रेड हो रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो साजिश है। बिटकॉइन एक्चुअली एक सिस्टम पे चलती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसका बिटकॉइन का स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कमोडिटीज को, करेंसीज को और स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट का ताल्लुक इक्विटी मार्केट भी इसे कहते हैं, उसका प्योरली कंपनी से होता है। लेकिन बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसे आप समझिए कि जिस तरह गोल्ड बेस एक इकोनॉमी हुआ करती थी, उन्होंने एक करेंसी के लिमिटेड नंबर निकाल दिए हैं कि इतने कॉइन्स हो सकते हैं दुनिया में, उसकी बेस पे उसकी प्राइस ऊपर और नीचे हो रही है। और पर्सनली मैं ज़ाती तौर पे बिटकॉइन के बहुत खिलाफ हूँ। बहुत सारे मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग, इसमें दोनों तरह की राय मिल जाती है आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं पर्सनली बिटकॉइन के ज़ाती तौर पे भी खिलाफ हूँ। वैसे ही लीगल है तो पाकिस्तान में तो हम कर ही नहीं सकते। सट्टा बेसिकली ये है जी कि ये जिस तरह की हम इसमें मिसाल दे सकते हैं PIA का शेयर, कम से कम पिछले 10 साल से PIA ने प्रॉफिट ही बनाया होगा। अगर आप देखें उसकी बुक वैल्यू माइनस है, यानी एक बुक वैल्यू माइनस होने का मतलब है कि एक कंपनी फर्ज करें आपने 1 करोड़ रुपए से शुरू किया है, तो अभी 10 करोड़ रुपए उस कंपनी ने लोगों के देने हैं, लॉसेस कर चुकी है। PIA अब तक बंद हो गई होती अगर गवर्नमेंट हर साल उसमें पैसा ना डाल रही होती। अब सट्टेबाज क्या करता है, सट्टेबाज उसकी एक आर्टिफिशियल न्यूज निकाल देता है कि PIA को ABC खरीद रहा है, मियां मंशा खरीद रहा है, कोई फलाना खरीद रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी ग्रुप, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी ग्रुप, लेकिन ऐसी न्यूज लगा देते हैं। या आपका प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड है PIA खुद खरीदने में, उससे एक आर्टिफिशियल हवा, एक हाइप क्रिएट हो जाती है। और जो अनाड़ी लोग होते हैं, ना तजर्बाकार होते हैं, वो कहते हैं PIA ले लो यार, ये सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, ये जल्दी से बढ़ जाएगा, तो वो उसके पीछे भागते हैं, उसकी प्राइस टेम्परेरी बढ़ती है। जो चालाक लोग हैं उन्होंने लेके वो रखा होता है और न्यूज़ फेंकी होती है, जब वो ऊपर जाता है वो अपना माल बेच के साइड में हो जाते हैं, और जो सट्टाबाज है वो बर्बाद हो जाता है। तो सट्टा जो है बहुत बुरी चीज़ है, वर्स्ट थिंग। कासिम अली शाह साहब जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन आई नो। मैंने पाकिस्तान में किसी को इतना काम करते नहीं देखा, और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग हमारे हीरो हैं। हमारी जनरेशन जो आ रही हैं वो बहुत मुस्तफ़ीद होंगी इनके काम से। वेस्ट में ये चीज़ कॉमन है, सेल्फ हेल्प चीज़ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये एक नई चीज़ है। और जो कासिम अली शाह फाउंडेशन है वो मेरे ख्याल में वन एंड द सेम थिंग है, क्योंकि नाम से भी पता चल रहा है
वो उन्हीं के अजाइम को आगे लेकर चल रही है, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव को आगे लेकर चल रही है। तो मेरा मैसेज ये है कि ऐसे लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमें ऑनर करना चाहिए। तो बाकी आप लोगों के पास जो मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के पास हैं। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहेंगे उनसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच।